हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग हिंदी का क्लास वृत्तांत भाग 2 का सिल्वर वेडिंग का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और इसके लेखक कौन थे? मनोहर श्याम जोशी। तो देखते हैं हम लोग कहानी में क्या था और एक छोटा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं जो हम लोग पहले पढ़े थे उस कहानी में और क्या क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या है। तो इस पाठ का लिखने का जो भी उद्देश्य था वो क्या था? अंतराल, पीढ़ी के अंतराल को इस पाठ में दर्शाया गया है। यानी पीढ़ी में जो भी अंतर है, मतलब माता पिता के विचार बच्चों के विचार से मिलते नहीं थे, बच्चों के विचार माता पिता से नहीं मिलते थे। यही पिता को बच्चों की तरह सोचना पड़ेगा तभी घर में झगड़ा नहीं होगा, और बच्चों को भी माता पिता की तरह सोचना पड़ेगा। ये पीढ़ी का गैप है वो भी खत्म हो जाएगा। और इस पाठ के मुख्य पात्र कौन थे? यशोधर पंत और एक कृष्णनंदा थे। उनका पूरा नाम कृष्णानंद पांडे था। ये यशोधर पंत के आदर्श हुआ करते थे। ओके। और उनका कुछ तज्ञ कलाप भी इनको पता था और ये समहाउ इम्प्रॉपर का वाक्य का प्रयोग यशोधर पंत किया करते थे। और उनका कहने का मतलब कि कुछ अनुचित है, मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। तो देखते हैं कि वो जब ऑफिस से बैठे हुए रहते तो वो अपने घड़ी का टाइम उनके ऑफिस की घड़ी से नहीं मैच करता है। तो बोलते हैं कि ये घड़ी सुस्त है, धीरे चल रही है, क्योंकि वो हमेशा रेडियो से अपना टाइम मिलाते रहते थे, हमेशा रेडियो सुनते थे, उससे अपना टाइम मिलाए हुए रहते थे। तो हम लोग पहले एक हाइलाइटर ले लेते हैं और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक देन। और इसी तरह बात चलते रहता है। तो फिर पता चलता है बातों बात में कि उनका सिल्वर वेडिंग है, मतलब शादी के पूरे 25 साल हो चुके हैं, उसको सिल्वर वेडिंग कहते हैं। ओके। तो सिल्वर वेडिंग है। फिर उनको ये सब पार्टी ये सब करना उनको अच्छा नहीं, जैसे आजकल हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? पार्टी करने लगते हैं, केक मंगवाएं, घर को सजाए, सेलिब्रेट किए, कुछ दोस्तों को बुलाएं, उनके साथ बैठे, कुछ जूस वूस भी ऐसे सब। लेकिन इनको बिल्कुल पसंद नहीं था केक काटना भी। मतलब इनका कहना था कि ये सब विदेशों की परंपरा, अंग्रेज ये सब किया करते हैं, हम लोग ये सब मान्य नहीं होते हैं। तो ये अपने बारे में धीरे धीरे बताते हैं, अपने कुछ बारे में बताते हैं। फिर ये कैसे कृष्णनंदा का बातों का पालन किया करते थे, उनको कैसे आदर्श मानते हैं, सब बताया करते। ऑफिस के बाद वो मंदिर में जाया करते थे, उसके बाद वहाँ कुछ पूजा कर लिए, कुछ सुन लिए, कुछ गीता वीता प्रवचन ये सब सुनने के बाद वो मार्केट जाया करते, वहाँ सब्जी लाया करते थे और फिर शाम में घर पहुँचा करते। तो ऐसे ही उनका दिन चल रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही वो पहुँचे घर, तो वहाँ क्या देखते उनको, मतलब वो अपने घर को ही नहीं पहचान पाती, मेरा ही घर है। और उस ऑफिस से लेके उस घर तक के सफ़र में उनको बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी कृष्णनंदा के साथ। उनके घर से पास होते थे तो उनको ऐसा लगता था कि ये यहाँ पर हम लोग पहले, मतलब उनकी जो भी पुरानी यादें वो सब ताज़ा हो जाया करती थी। और वो उस क्षेत्र को, उस एरिया को छोड़ के कभी नहीं जाना चाहते थे। उनको बहुत से बड़े उनको फ्लैट मिले, घर मिले, बट वो सब इनकार कर दिए, उसी एरिया के घर को ही पसंद किए, क्योंकि वो उन यादों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उनकी यादों के साथ उनके कृष्णनंदा का भी याद जुड़ा हुआ था। और वो तो एक तरह से आदर्श मानते ही थे, जो वो कृष्णनंदा उनको सिखाएं वही सिखाते थे। और इनके घर के बच्चों को, इनके पत्नी को ये सब बात अच्छा नहीं लगता था कि वो उनको आदर्श मानते। उनका तो घर था नहीं और इनका घर है, फिर भी ये कुछ समझते नहीं, उन्हीं को आदर्श माना किया करते हैं। बस ऐसे ही कुछ पार्टी, कभी ये पार्टी तो हुआ बट ये अपनी एंजॉय नहीं कर पाए। इनके बच्चों का तरह से केक मंगवाना ये सब किए, बट इनको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो आगे हम कहानी को देखते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? ये तो बटुए वाले हो गए थे। तो आज हम लोग ये बिरला मंदिर से पहुँच के सब्जी वब्जी लेके वो पूरा यादों के साथ पहुँचते हुए वे अपने घर पहुँचते हैं। उनका 3 लड़का था, याद है ना? बड़ा लड़का विज्ञापन संस्था में काम किया करता था, छोटा बेटा आईपीएस की तैयारी कर रहा था, जो कि वो दूसरा बार फिर से वो परीक्षा देने वाला था। और एक सबसे छोटा बेटा वो स्कॉलरशिप पास करके अमेरिका चला गया था। और उनकी एक बेटी भी थी, वो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते थे। वो शादी ये सब मना करके वो बोलती थी कि हम डॉक्टरी पढ़ेंगे और अमेरिका जाएंगे, ऐसा वो कहा करती थी। और वो शादी नहीं करना चाहती थी।
और इनका पत्नी से अपना कुछ थोड़ा तालमेल नहीं बैठा करता था, कुछ बात में बहस हो जाती थी। बच्चे भी बड़े हो चुके थे, तो थोड़ा होता है। पिता हमारे पुराने ज़माने, हम लोग आजकल के भी बच्चे सोचते कि हमारे पापा ऐसे बोल रहे हैं जबकि ऐसे चलता है, तो थोड़ा पीढ़ी का अंतराल में वैसा होता है, बस यही इसमें दर्शाया गया है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ तक, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस कहानी के आगे और क्या क्या होता है। और चाहे तो आज हम लोग कंप्लीट भी कर सकते हैं, इस चैप्टर को अब ख़त्म किया जाए, आगे बहुत पढ़ना है। ओके, लेट्स सी। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की भ्रातृ सुलभ मजदूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला है। अब यशोधर बाबू की जो पत्नी थी, उस मतलब पहले का संस्कार वो नहीं मानना चाहते थे। वो अब उनके बच्चे जैसे नया संस्कार देख रहे हैं, नया मॉडल, जैसे अभी हमने बताया कि जो भी गैप है उसके हिसाब से वो उनके बच्चे नए नए पीढ़ी सीखते हैं। और उनकी माँ भी जो उनके साथ देती थी वो भी पुराने नहीं करती थी, इसी बात पे उनकी बहस भी होती थी और बच्चे के साइड से बोलते थे। और उनको भी ये नया परंपरा बहुत अच्छा लगता था, वो भी उसी परंपरा में अपने बच्चों के कहने के मुताबिक ढल रही थी। कुछ यह भी कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। जब वो वहाँ गांव से सब लोग आ रहे थे तो उनके साथ शादी होने के बाद जब वो यहाँ यहीं काम करते थे तो साथ में यहाँ अपने परिवार वालों के साथ रहते थे। तो गांव से उनके ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी साथ में आए थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। अब परिवार है, वहाँ थोड़ा बहुत तो बहस होते रहता है, लड़ाई झगड़ा आसपास, हम लोग तो अपने आसपास भी देखते कुछ ना कुछ होते रहता है, ऐसे होते थे। बट ताऊजी का इतना, वो बड़े थे घर के, तो उनके सामने ये सब कोई कुछ नहीं बोलता था। अपने में हम लोग, ताऊजी के 2 बेटे थे तो दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों बेटे में जो भी उनकी पत्नियां थी वो थोड़ा बहुत बहस वहस करते रहती थी, बट ताऊजी के सामने वैसा कुछ नहीं क्या करती थी। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहु यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस सेठानियों के चलने दी। उनकी पत्नी हमेशा शिकायत करती थी कि हम लोग साथ में परिवार में रहते, लेकिन हमारे पति जो वो हमारे पक्ष से मतलब हमारी तरफ से कभी कुछ बोले ही नहीं। और हमेशा उनकी जेठानी के, इसका मतलब थे कि यशोधर बाबू से भी बड़े उनके भाई थे और उनकी जेठानी से वक्त उन्हीं की चला करती थी। इनके साइड से कभी कुछ बोले ही नहीं, तो ये भी क्या करती, जेठानी जो बोलती थी वो सुनती थी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। मतलब अब पहले का ज़माना था, थोड़ा सा पीढ़ी परंपरा ये सब चलता था, तो इसीलिए उनका कहना है कि हमको ऐसे व्यवहार के बंधनों में रखा गया था जैसे मैं कोई बुढ़िया हूँ। मतलब जैसे कोई बूढ़ी को ये भी पालन करना, ये भी पालन करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते, उसी तरह हुआ करते थे। तो वही बोल रहे कि ऐसा लगता था कि मैं जवान नहीं, मैं तो बूढ़ी हूँ। जितने भी नियम इनके बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर लागू करवाया, ऐसे कहते हैं घरवाली बच्चों से। मतलब उनकी जो पत्नी थी वो अपने बच्चों से शिकायत क्या करती थी कि हम लोग घर में एक साथ रहते थे, बट कभी हमारे तरफ से बोले ही नहीं। हमारी जो जेठानी थी, मतलब तुम्हारी जो ताई जी ये सब, तो उन्हीं की चला करती थी और वो हमको ऐसे रखा करते, हर चीज़ का बंधन ये सब हुआ करता था, हर चीज़ में नियम ये सब हुआ करता था। और ऐसे जैसे हम कोई बूढ़ी हर चीज़ लागू किया करते थे, सिर्फ वो भी मेरे ऊपर। अपने बच्चों से ऐसे ही बोल के शिकायत क्या करते थे। बच्चे उनसे सहानुभूति व्यक्त करते थे, अब बच्चे बोलते थे हाँ माँ ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सहानुभूति देते थे कि हाँ दिलासा बोलते ठीक है ठीक है। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती हैं, तुम्हारे ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। अब उनकी पत्नी बोलती हैं यशोधर बाबू से कि तुम्हारे बाबा आदम ज़माने, कहने का मतलब कि बहुत पुराने ज़माने की जो ये तुम्हारी आधुनिक सोच है, तुम्हारी परंपरा है, वो हमारे बच्चे नहीं मानते हैं, तो इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो नए पीढ़ी के तो नई पीढ़ी के अनुसार रहेंगे। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। तो वही बोलते कि
तुम्हारी जो आदम ज़माने की बातें हैं, मतलब जो तुम्हारे पूरे पुराने परंपरा है, मैं भी उसी हद तक मानूँगी जहाँ तक मुझे ठीक लगेगा, नहीं तो मैं नहीं मानूँगी। पहले बहुत हो चुके हैं। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। मतलब बोल देते कि अब कितना भी कह लो, पहले जितना मैंने किया वो सब तुम्हारे जो बूढ़ी दादी ये सब के जो भी परंपरा था सब मेरे ऊपर थोपा, लेकिन अब ऐसा कोई कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये सब मानने वाली नहीं हूँ। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकियों सा आचरण करती तो यशोधर बाबू सानियल बढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उनके विरोध का मजाक उड़ा देना चाहते थे। अब ये जो धर्म कर्म या फिर जो भी पुराने आधुनिक ये सब था, उनको वो ढकोसला बोला करती थी उनकी पत्नी। तो अब यशोधर बाबू भी सानियल बढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर, मतलब एक तरह से मुहावरा बोलकर उनका मजाक उड़ाया करते थे कि कुछ समझ में आता नहीं है, ऐसे वैसे ऐसे बोला करते थे, देखा कर दिया करते थे, उनकी बातों को तो ध्यान नहीं दिया करते। लेकिन ये स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। लेकिन उनको इतना पता था कि यहाँ जो भी तमाशा बन रहा है वो सिर्फ मेरा बन रहा है। हम भले उनको कुछ बोल दिए, दो बात मजाक उड़ा लिए, लेकिन यहाँ तमाशा तो मेरा ही बन रहा है। जिस जगह कृष्णनंदा का क्वार्टर था, उनके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि कृष्णनंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। अब कृष्णनंदा सोचते वहाँ जो भी रास्ते से जब वो गुजर रहे थे, तो गुजरते हुए वो उस सारे एरिया क्षेत्र से होकर जाते थे। तो अब कृष्णनंदा उस क्वार्टर के सामने खड़े होकर लंबी सांस लेकर उसको छोड़ते हुए फिर वो सोचते कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जैसे कृष्णनंदा बिना शादी के हुए घर गृहस्थी में अपना रहे, अकेले रहे, वैसे मैं भी रह सकता था। ये सब बवाल ही नहीं होता, ना रोज का बहस होता, ना कुछ होता, ये सब झंझट ही नहीं रहता, आराम से अपना जीवन जीते, लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। तो फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जाते कृष्णनंदा का बुढ़ापा सूख ही नहीं रहा। फिर वो सोचते हैं कि जो कृष्णनंदा थे उनका बुढ़ापा तो अच्छे से नहीं गया। हाँ, वो जब तक काम किए, यहाँ रहे, काम किए, तब तक उनका ठीक था, लेकिन जब वो बूढ़े हो चुके थे तब उनका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था, अकेला पड़ चुके थे। तो बोले कि अच्छा नहीं था। उनके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब उनका घर परिवार नहीं था तो वो इतना ध्यान भी नहीं देते थे। उनके जो दोस्त साथी थे उनका घर गृहस्थी था, तो वो अपना ज़मीन ली, मकान बनाया, जो भी पेंशन मिलता था उससे बनवाया, रहे। तो ये बोले कि इनका घर वर था नहीं, तो इसीलिए वो घर वर नहीं बनाया, ये सब पे ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के बाद 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश ही नहीं की। अब बोलते कि जब वो रिटायर हो गए थे 6 महीने बाद, अब उनको क्वार्टर खाली करना। रिटायर होने के बाद तो सरकार अपना क्वार्टर देता नहीं है, तो 6 महीने बाद जब वो क्वार्टर खाली करना पड़ा तो अब उनके द्वारा जितने भी साथी थे जिनका वो मदद किया करते थे, जैसे ये भी गए थे, यशोधर बाबू भी जब वो मैट्रिक पास करके कुछ सरकारी नौकरी ढूंढने गए तो वहाँ पर अकेले रहा करते थे, साथ में बहुत सारे लोग रहा करते थे। सबको वो उस हद तक पहुंचा दिए थे, अपने जॉब कर लिए, सबकी शादी वादी हो गई, तो उसमें से कोई ऐसा नहीं था जो उनको रखा अपने साथ। स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए। यशोधर बाबू थे, वो भी सोचे कि हम भी ऐसा कोई उनको प्रस्ताव नहीं रख पाए, हम भी उनको नहीं बोल पाए कि हाँ ठीक है आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। अब उनकी शादी हो गई थी, जो कि अभी बताए थे गाँव से उनके ताऊजी और उनके ताऊजी के जो बेटे सब थे वो भी आए हुए थे। 2 कमरा था क्वार्टर में और 3 परिवार रहा करते थे, तो उनके घर में इतना जगह ही नहीं था कि वो उन्हें भी रख सकें। कृष्णनंदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। वो बोलते कि राजेंद्र नगर में वो क्वार्टर लेकर रहे और फिर उसके बाद वो अपने गांव चले गए, जो कि कुछ साल बाद ही उनकी फिर मृत्यु भी हो गई थी। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा, मतलब बोलते ही रिटायर हो गए थे, 6 महीने बाद क्वार्टर खाली किए, फिर कुछ महीने यहाँ रहे, फिर उसके बाद गाँव चले गए, तो साल भर बाद ही मतलब ज़्यादा पेंशन उनको नहीं मिल पाया।
विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। ये बात है कि उनको कुछ बीमारी था ही नहीं जिसकी वजह से कोई कारण हो सके कि वो मर गए। बस पेंशन मिला, खाए पिए, मुरझाता अब कोई घर पर परिवार है नहीं तो क्या करेंगे, अपना ख्याल खुद ही से रखना पड़ेगा। वही बोले मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसने एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। अब यशोधर बाबू यहाँ रहा करते थे, दिल्ली में अपना काम वाम करते थे। तो उनको जब पता चला तो आसपास के लोगों से पूछे कि यशोधर बाबू की कृष्णनंदा का मृत्यु कैसे हुई। तो सब लोग बोले जो हुआ होगा, मतलब पता नहीं, कुछ भी हुआ होगा, मर गए, बीमारी तो था नहीं, कोई कारण तो था नहीं, बट फिर भी जो हुआ होगा। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होते, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। अब उनके बाल बच्चे नहीं थे, घर परिवार नहीं था, तो रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा, मतलब कुछ भी हो सकता। किसी को तो कुछ पता नहीं, वो अकेले रहा करते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब खुद ही देखते थे। वही जो हुआ होगा, मतलब पता नहीं क्या हुआ लेकिन मर गए। यह जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। मतलब अब बोलते हैं यशोधर बाबू के बच्चे भी रहेंगे तो अच्छा ही रहता है घर परिवार में। तो वही बोल रहे कि अब यशोधर जी के बच्चे जो अपनी मनमानी कर रहे थे, यशोधर जी से कुछ पूछते नहीं थे, हाँ बाबा ये करे कि नहीं करे, कुछ भी नहीं, जो मन में आता था वो करते थे, अपना कमाते थे अपने पैसे से, कुछ जो करते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि यशोदा जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होने वाला। मतलब जब वो बूढ़े हो जाएंगे, उनकी नौकरी छूट जाएगी, उनको पेंशन सिर्फ मिलेगा, तो उनको वैसा सुख प्राप्त नहीं होगा जैसा वो सोच रहे थे। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष कृष्णनंदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब यशोधर बाबू याद करते कि कृष्णनंदा वो बोला करते थे गधा पचीसी। गधा पचीसी कहने का मतलब है ये जो जवानी का उम्र होता है, कहने का मतलब जब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आ जाती है। तो ये बोले गधा पचीसी की उम्र में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो वो खुद समझ जाएंगे। क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है, क्योंकि बाद जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आई, घर परिवार हो गया, तो उनको सोचने लगे जिम्मेदारी है, तो वही समझदार हो जाते हैं। अभी वो जो भी करे बच्चा है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि कृष्णनंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की। अब यशोधर बाबू को विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कृष्णनंदा अपना एग्जाम्पल उदाहरण दे के बताते हैं कि वो बहुत खुराफाती थे। ककड़ी चुराना, कभी ककड़ी चुरा लेते थे, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद कर सेकंड शो सिनेमा देखाना, कौन कर्म ऐसा है जो इस कृष्णनंदा ने नहीं कर रखा। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हम मान लें कैसा होता है। तो वो अपना उदाहरण देते हैं कि हम भी बहुत खुराफाती थे, कभी ककड़ी के खेत में जाके ककड़ी चुरा लेते थे, मुर्गी को मार देते थे, पीछे की खिड़की से कूद कर सिनेमा भी दिखाते थे। बहुत सारे ऐसे काम थे जो हमने किया था। तो वो हमारा वो वैसा उम्र था जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई तो हम सुधर गए। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। जब जिम्मेदारी आएगी तभी ना सब कोई ठीक हो जाएंगे। वही बोलते हैं कि जब जिम्मेदारी आएगी तो खुद ही उनको समझ आ जाएगा। यह भी कृष्णनंदा से विरासत में मिला हुआ एक फ़िक्रा है। ये भी एक फ़िक्रा है, मतलब वो कृष्णनंदा उनको बोला करते थे, यशोधर बाबू ये याद किया हुआ था, ये उनके द्वारा दिया हुआ ही एक परंपरा है मान लो। जैसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। जैसे यशोधर बाबू हमेशा अपने बच्चों की बात जब किया करते तो बताते थे, उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते, तब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जब वो मैट्रिक में थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तो वही बोल रहे हैं कि अगर मेरे पिता, जब कृष्णनंदा मैट्रिक में थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो वही बोलते हैं कि अगर उस टाइम मेरे पिता की मृत्यु नहीं हुई होती, हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आई होती, तो शायद हम भी ऐसे ही कुछ खुराफाती
काम किया करते, बट हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई बहुत जल्दी, इसलिए हम ऐसा कोई काम कर ही नहीं पाए। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, मतलब जब तक हमारे पिता तभी तक ना मौज करेंगे। अब पिता नहीं रहेंगे तो सारी जिम्मेदारी आप ही है। घर के में परिवार है, उनका राशन उसन करना, उनका खर्च उठाना, तो जिम्मेदारी आएगी तो ये सब काम कोई नहीं, सब समझदार हो जाते हैं। यह बात यशोधर जी कभी कभी तजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका समाप्त होना, गैर जिम्मेदारी होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। अब यह बात कभी कभी तजिया कहते हैं। अब तजिया कहने का मतलब व्यंग पूर्वक कहते हैं। अब व्यंग पूर्वक वो कहते हैं, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारी आएगी तो तुम भी समझ जाओगे। लेकिन उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। वह बच्चों पर यह प्रकट करते कि बाप को उनका समाप्त होना, गैर जिम्मेदारी होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। मतलब वो बोलते तो है, उनको शिकायत करते, बट उनको वो बात अच्छा भी लगता है कि बच्चे थोड़ा कर लेते हैं, मस्ती वस्ती हर घर में होता है, बस वही देख के वो संतुष्ट हो जाते हैं। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। यशोधर बाबू कभी कभी सोचते हैं, या सोचते तो वो समझ लेते कि हाँ ठीक है यही होगा, दुनिया में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। मतलब दुनिया है 2 बात का 4 बात बनाएगी, कुछ भी करेगी नहीं। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि पापा ने टीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भर के भयंकर भूल की, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को कृष्णनंदा की यह उक्ति अब भी जचती है। अब उनके बच्चे कहते हैं कि पापा डीडीए फ्लैट के लिए अगर पैसा भर देते तो आज हम लोग का अच्छा फ्लैट होता, अच्छा घर रहता। वो बाबा बहुत बड़ी भूल कर दी है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है। यशोधर बाबू को कृष्णनंदा की यह उक्ति अब भी जचती है। हाँ, तो कहाँ मंजूर है। दुनिया के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बाबा डीडीए फ्लैट के लिए पैसा भर के भयंकर भूल किया, मतलब वो उसी फ्लैट में रहे, छोटे मोटे उनको बड़े फ्लैट मिल रहे थे बट वो नहीं भरे। फिर कृष्णनंदा की यह उक्ति अब भी जचती। अब यशोधर बाबू को कृष्णनंदा की बातें याद आ जाती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं। एक मिनट, मैं पेन ले लूँ। क्या था? मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। मतलब जो मूर्ख हैं, जिनके पास दिमाग नहीं, वो मकान बनाते हैं और सयाने उसमें रहते हैं, मतलब जो समझदार हैं वो उस घर में रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने के बाद गांव के पुश्तैनी घर, बस। अब उनका कहना है कि जब तक सरकारी नौकरी तब तक तो हमें सरकारी क्वार्टर मिल ही रही है, उसके बाद तो पुश्तैनी घर हमारे गाँव है वहीं चले जाएंगे, वहाँ रहा करेंगे। गाँव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी उठना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। अब उनको याद आता है कि गांव का पुश्तैनी घर है वो हमारा टूट फूट चुका है और इतने लोगों का उस पर हक है कि वहां जाकर रह भी नहीं पाएंगे, और घर भी टूटा हुआ तो मरम्मत की जिम्मेदारी लेना और फिर आसपास के झगड़े होंगे उस घर के लिए, तो ये सब नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। इस बात को यशोदा जी अच्छी तरह समझते हैं। अब उनको लगता था कि अब जाएंगे, टूटी फूटी घर है, मरम्मत भी करवाना पड़ेगा और उस छोटे से घर पे इतने लोगों का हक है, तो झगड़ा तो होगा ही। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। जब बच्चे बात किया करते थे तो वो बोला करते थे कि हमारा घर नहीं है, अब कैसे रहेंगे, वो टूटी फूटी घर है, जब तक आपका सरकारी नौकरी है तभी तक रहा पड़ेंगे। तो अब यशोधर बाबू के पास भी कोई बात नहीं रहा करता था जो वो बोल सके। बच्चे बहस में जब यह तर्क तब उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाए। वो हमेशा सोचते थे कि हमारा 3 बेटे हैं, कोई तो सरकारी नौकरी करेगा, हमारा क्वार्टर छूटेगा तो उसका क्वार्टर, फिर उसमें रहा करेंगे। और आज भी यही सोचा करते थे, क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा।
मतलब आज हम रिटायर हो जाएंगे तो फिर हमारे बेटे का क्वार्टर मिलेगा सरकारी नौकरी में, तो उसके क्वार्टर में रहेंगे, तो ऐसे हमारा क्वार्टर तो बना रहेगा। अभी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी भविष्य की बात करते हैं कि हम भविष्य में कहाँ रहेंगे रिटायर होने के बाद, तो यशोधर बाबू मतलब बोलते हैं हाँ ठीक है, ऐसे करके कुछ सोचते हैं। जब पत्नी कहती अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए। अब उनकी पत्नी कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, हमारे बेटे को सरकारी नौकरी नहीं लगी, प्राइवेट जॉब ही करेगा, तो तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाली हमारे बिरादरी में नहीं होते। और यशोधर बाबू कहते हैं कि अब सब बातें सोच रहे हमारे बिरादरी के लोग नहीं रहते, जो होगा देखा जाएगा। उनमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। बोल देते हैं हमारे बिरादरी में सब एक ही सोचते हैं, ये सब तरह की सोच के नहीं चलते हैं। और ऐसी नकली सी हंसी तो उनको भी चिंता रहती है, इसलिए नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वो परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। अब ये ज़िंदगी में यशोधर बाबू है, हर बात पे मतलब थोड़ा हंस देते हैं, बस नकली से हंसी, दिल से तो हंसते नहीं हैं। नकली से हंसी कहने का मतलब है कि कुछ भी बातें बोलकर ऐसे ही हंस देना, कि मतलब ऐसे मजाक में ले लेते हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, 80 का फूल चुटिया में खोसा और पीछे उस प्रांगण में जा पहुंचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे हैं। अब ये सब बात सोचते सोचते बिरला मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, मतलब भगवान के आगे हाथ जोड़े। असीम का फूल मतलब भगवान के चरणों से आशीर्वाद का फूल है, वो अपनी चुटिया में खोस लेते हैं, मतलब अपने बालों में लगा लेते हैं। पीछे से उस प्रसंग में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे, और फिर वो वहाँ पर जहाँ एक महात्मा बैठे हुए थे, गीता मंदिर में जाएंगे तो गीता चलते रहता है, महाभारत चलते रहता है, रामायण चलते रहता है, सब लोग बैठ के वहीं सुना करते हैं, तो वहीं पर जाके पहुँच गए। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोदा जी का मन खास लगा नहीं। अब आज प्रवचन चल रहा था, यशोदा जी का मन लग ही नहीं रहा था, उनका मन ही नहीं कर रहा था कुछ, उनका ध्यान लग ही नहीं रहा था भगवान की ओर, कुछ और ही सोचा कर रहे थे। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। अब ध्यान नहीं लग रहा था उस दिन। अब ऐसा नहीं कि ठीक है वो सोच रहे हैं कुछ, लेकिन सच ये भी है कि वो उतना धार्मिक नहीं है, मतलब ज़्यादा पूजा पाठ पे भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अब कृष्णनंदा से मिला हुआ था, तो कृष्णनंदा के आदर्श पे चला करते थे, इसलिए थोड़ा पूजा पाठ व्रत कर लिया करते थे। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष कृष्णनंदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। अब कृष्णनंदा को देखा करते थे इसलिए क्या करते थे, बट उनका ऐसा मन कभी कहा नहीं था। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी कृष्णनंदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। अब वो कृष्णनंदा को देखा करते थे कि रोज़ मंदिर जाते थे, संध्या पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे, कुछ किताबें पढ़ लिया करते थे, तो वैसे ही वो भी किया करते हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब मैं लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते हैं कि भाई लगना चाहिए। अब उनका मन लगता नहीं है तो खुद ही से बोलते हैं कि नहीं ये सब में लगना चाहिए, अच्छा है। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। अब बोल रहे कि अब ये माया मोह, मतलब अब दुनिया के माया मोह में ये सब तो है ही है, लेकिन अब भगवत गीता भी सुनना चाहिए, वो सबको भी देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नई पीढ़ी को देखकर राजपाट तुम लग जाओ, माटवन प्रदेश की जो करते हैं जैसा करते हैं करें। मतलब कृष्णनंदा क्या करते थे वैसे ही वो भी सोच के वैसे ही किया कर रहे हैं। ये बोल रहे कि करना चाहिए, ये सब भी अच्छा होता है। अब हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करे तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे। बोलते कि अब हमको ये वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया या अपनी लाइफ की कुछ भी चिंता करना नहीं है, अब तो हमें मरना है, जाना है, तो उसी की चिंता करें, वहाँ जाके क्या होगा। इसीलिए थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं, शायद कुछ अच्छा। ऐसे भी आजकल के बराबर मानते हैं कि पूजा पाठ करना चाहिए, मरने के बाद ये स्वर्ग मिलेगा, ये नरक नहीं मिलेगा, ऐसे वैसे धारणाएँ हैं, तो वही बोला करते हैं। और बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो अगर
हमसे कुछ पूछें, कुछ तर्क व्यक्त करें, कुछ सलाह मांगे तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन हमारे बच्चे तो हैं कि मांगते नहीं है, तो अब ना मांगे तो वो भी सही, दिलासा दे देते हैं। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। अब यशोधर बाबू सोचने लगे अब हम क्या सोच रहे हैं, ये सब हटाओ, अब गीता जो चल रहा है वो सुनते हैं। सुनने लगे मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो गई। अब वो गीता में सुन रहे थे तो जनार्दन शब्द याद आ गया। तब उनके जो जीजा थे उनका भी नाम जनार्दन था, तो जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है, परसों ही पत्र आया होगा, तो उसमें लिखा हुआ था कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगी कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना होगा। ऐसा सोचते हुए उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है, अब यह नई पीढ़ी है, संयुक्त परिवार अलग अलग हो चुका है। और अगर हम बोलेंगे कि हम जा रहे हैं मिलने तो हमारी पत्नी और बच्चों को ये बात पसंद नहीं आएगा। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। पत्नी और बच्चों का कहना है कि अब तो हम लोग सब अलग अलग रहते हैं, एक साथ तो रहते नहीं हैं। और जो भी यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव है, मतलब सिर्फ यही लगाव करते हैं, यही मिलने जाते हैं, बातें करते हैं, हालचाल पूछा करते हैं। उन लोग तो कभी आते नहीं हैं, कभी पूछते नहीं हैं, तो बोले कि मूर्खतापूर्ण है, एक तरफा लगाव रखना ही नहीं चाहिए। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदार के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। यशोधर बाबू सोचते हैं कि अब वो खुशी हो या गम हो, रिश्तेदार के घर जाना चाहिए, अच्छा लगता है। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साहित हो। वो भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी ये सब करें। बच्चे क्रोध ही होते हैं, लेकिन बच्चे कभी सुनते ही नहीं हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाओ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। अब उनके बेटे कमाते थे तो वो बोल दिए कि अब आपको बुआ को भेजने के लिए मैं पैसे वैसे नहीं देने वाला हूँ। तो यशोधर बाबू बोलते हैं कि अभी तुम्हारे पापा इतना कमाते हैं कि वो 100 रुपये उधार लेके दे सके और फिर वो उधार को चुकता कर सके, तुम्हारे से मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपनी बुआ को इसलिए भेजा करते थे क्योंकि जब उनके पिता नहीं थे तो उनके बुआ थी, वो बुआ के घर ही रहा करते थे। फिर मैट्रिक के बाद आ गए थे तो बुआ के पास वो पैसा वैसा भेजा करते थे। यशोधर जी का नारा हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। अब सैप कहने का मतलब साहब का बोलचाल में प्रयुक्त रूप है, मतलब हम यही ऐसा ही करते हैं, हमारे विरासत से मिली हुई है परंपरा। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी। अब ये जब भी बात बोला करते उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। पत्नी कहती है कि आपका देखा हुआ तो कुछ है नहीं, आप कुछ देखे नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में गाँव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रखते। अब वो उनके परिवार में पिता तो थे नहीं, मैट्रिक मर गए थे। फिर मैट्रिक में जब वो थे तभी उनके पिता मर चुके थे और माँ भी मर गई, तो अकेले थे। छोटी सी उम्र में गांव छोड़कर वो अपनी बुआ के पास आ गए थे, वो भी विधवा थी, तो उनका भी अल्मोड़ा में घर था बुआ का, लेकिन उनका भी लंबा चौड़ा परिवार नहीं था जहाँ कोई परंपरा देखते यशोधर बाबू और रंगते। परंपरा देखकर मैट्रिक पास करते हुए दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णनंदा जी के साथ। अब यहाँ पर भी आए तो कृष्णनंदा जी के साथ रहे, वो भी कुंवारे थे, उनका भी परिवार तो कोई था नहीं। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है, अब कुंवारे हैं तो उनकी गृहस्थी में देखने के लिए रहेगा क्या। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन कृष्णनंदा के मुँह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। कृष्णनंदा जो भी मालूम था, जब कृष्णनंदा जो भी अपने हिसाब से सोचते थे, उनको जो भी मालूम था वही वो बताया करते थे यशोधर बाबू को, और यशोधर बाबू तो वो सब देखा नहीं करते थे और वही सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया करते थे और वही काम करते हैं। उनका पुराने गंवाई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। वो उनकी पत्नी बोलती है कि कृष्णनंदा जो थे वो गांव के लोगों से सीखा हुआ था, वही सब किया करते थे। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार को बसाया नहीं, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। और बोलते हैं कि अब कृष्णनंदा की शादी तो हुई नहीं थी कि जो वो कौन से रिवाज निभाए जाते हैं और कौन से नहीं निभाए जाते हैं, जो उनको पता था वो आपको सिखाते। पत्नी का कहना है कि कृष्णनंदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। बोलते कि वो तो खुद ही इतने जन्म के बूढ़े थे और तुमको भी ऐसा क्या सुर लग गया है कि उनका बुढ़ापा ओढ़े जा रहे हो, मतलब उनके कहे पे चले जा रहे हो, जो वो बोलते वही किए जा रहे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं रखा है।
मतलब पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं किया करते थे, शादी के बाद तक ठीक थे, हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल सुनते थे, गज़ल हुई और सलगम के गाने सब सुना करते थे। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ। यशोधर बाबू सोचते हैं कि हाँ, मेरे में बहुत पहले से परिवर्तन हो चुका है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है। वो बोलते हैं कि उम्र के साथ साथ हमारे मतलब बुजुर्ग का मतलब बूढ़ा होने वाला जो भी परिवर्तन है वो सब ठीक है। पत्नी से वो कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल या वगैरह वहाँ का ब्लाउज पहना या रसोई से बाहर दाल भात खा लेना या ऊंची हील वाले सैंडल पहना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी के सलाह पर शुरू कर दिए हैं। अब यशोधरा वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम तो ये सब बगैर वहाँ का ब्लाउज पहनने लगे। और पहले का मानना था कि पहले जो भी थी वो रसोई में ही खाना खाते, लेकिन अब है कहीं पर भी खा लेते, ज़रूरी नहीं है रसोई में खाते हैं। नहीं बोले कि बगैर वहाँ का ब्लाउज पहनती हो और रसोई के बाहर ही खाना खा लेती हो और ऊंची हील वाले सैंडल पहनती हो, ऐसे 50 काम तुम अपनी बेटी के कहने पे कर रही हो। मुझे तो ये सब हाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होता है, मतलब मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है जो तुम करती हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। एनीवे मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूँ, मतलब जो भी तुम कर रही हो तो मैं तो तुम्हें कुछ कभी नहीं बोलने आ रहा हूँ। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मतलब वो बोलते हैं कि ठीक है ये सब तुम कर रहे हो, लेकिन अब हम भी जो भी कर रहे हैं वो सब पे भी तुमको एतराज़ नहीं होना चाहिए। तुम भी हमें कुछ मत बोलो जो हम तुम्हें कुछ नहीं बोलते ये सब करने पे। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वो थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तभी मन किसी परम सत्ता में नहीं इसी परिवार में लीन होता है। अब यशोधर बाबू को तो थोड़ा धार्मिक ये सब तो थे नहीं, और जब भी कुछ भी संध्या करते थे सुबह शाम जो भी पूजा करते थे उनका ध्यान लगता नहीं था, हमेशा परिवार में ही लगा हुआ रहता था कि क्या हो रहा है क्या ये सब। यशोदा जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखे तथा साथ ही साथ वो अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय प्रॉपर है। वो बोलते हैं कि इस समय ध्यान लगना चाहिए, लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर हम रिटायर हो जाएंगे उसके बाद अच्छा रहेगा, ये सब में ध्यान ज़्यादा अच्छे से लगेगा, अभी नहीं लग पाता है क्योंकि कुछ कामें रहते हैं, काम की बातें सब याद आ जाती है। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर। फॉर द वेडिंग काउंट समझे। वो बोलते हैं कि अब ये सब ख़त्म हो जाएगा, रिटायर हो जाएंगे तो हमारा पुश्तैनी गांव का जो घर है वहीं पर जाके रहा करेंगे। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार कृष्णनंदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और यह और कह कर उनकी तरह कि वह झेपी से लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। अब ये सब जो भी बातें वो बोला करते थे वो कृष्णनंदा की बातें सुनते थे, वही याद करते थे और वही बोला करते हैं यशोधर बाबू भी, और उन्हीं की तरह नकली हंसी हंस देते हैं हर बात पे जो भी हो। जब तक कृष्णनंदा दिल्ली में रहे यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिर लगाने पहुंचते रहे। कृष्णनंदा जब तक दिल्ली में रहा करते थे तो यशोधर बाबू के घर हमेशा समय से दूसरी शाम पहुंच जाया करते, मतलब एक दिन नहीं है तो अगले दिन आ गए। सब कृष्णनंदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस तमाम पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ ऐसा कहने कभी नहीं भूलते। और कृष्णनंदा भी जो थे मतलब यशोधर बाबू हमेशा शाम में जाया करते थे कृष्णनंदा के घर, और कृष्णनंदा थे वो हर एक सुबह में जब सैर करके लौटते तो ये मतलब एक तरह से मानसपुत मतलब वो मानते थे कि हमारा पुत्र है, उनके क्वार्टर में आ जाते थे और पूछते थे कि हेल्दी वेल्दी बन रहा है, मतलब हेल्दी भोजन बन रहा है ना, कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा है जिससे कुछ बीमारी हो जाए, और उनको वो भाव बोला करते थे। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर उठने की आदत थी। कृष्णनंदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। अब यशोधर बाबू आए थे दिल्ली आते थे तो उनको सुबह उठने की आदत नहीं थी, लेकिन कृष्णनंदा उनको रोज़ सुबह जबरदस्ती उठाते थे, सैर ले जाते थे अपने साथ, और उनको हमेशा ये बोलते थे अर्ली टू बेड अर्ली एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज, मतलब कहते सुबह उठने से आदमी स्वस्थ रहता है और अच्छा रहता है। यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपने गृहस्थी में डूब गए। तब भी कृष्णनंदा यह देखते रहना ज़रूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। अब यशोधर बाबू जो थे वो अलग क्वार्टर में रहने लगे तो उनके अपने गृहस्थी, लेकिन फिर भी कृष्णनंदा जी हमेशा सुबह आके देख लेते थे कि सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं कि नहीं।
यशोधर बाबू को ये अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाव करता। यशोधर बाबू को ये बात अच्छा लगता था कि उनके भाव करते हर सवेरे वह कृष्णनंदा से अनुरोध करते कि चाय पी कर जाए। अब सुबह सुबह आ जाते थे तो यशोधर बाबू बोलते थे कृष्णनंदा को कि अब चाय पी के जाए। कृष्णनंदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर लेते। अब कृष्णनंदा कभी कभी सोचते थे ठीक है पी लेते, कभी नहीं भी सुनते थे चले जाते थे। यशोधर बाबू ने कृष्णनंदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, लेकिन कृष्णनंदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले कृष्णनंदा की है। अब क्या यशोधर बाबू ने कृष्णनंदा को घर और दफ्तर में, मतलब वो घर में कोई अलग रूप देखते थे, दफ्तर में कोई अलग रूप देखते थे, अलग अलग छवि में देखा करते थे। अब जो सुबह में सैर पे जाते थे वो भी उनके कृष्णनंदा का ही रूप दिया हुआ था। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ा उधारण किए हुए, हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए छड़ी लिए हुए थे और सैर पर निकल जाया करते थे। जब तक कृष्णनंदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पर शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। कृष्णनंदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। हम कृष्णनंदा जब चले गए थे फिर भी उनकी जो भी परंपरा थी वो सारे परंपरा पर ये काम क्या करते थे, लेकिन फिर भी यह परंपरा उनके पत्नी और उनके बच्चों को अच्छी नहीं लगती थी, नाराज क्या करते थे। घर में होली गंवाना, जनेऊ पूजों के दिन सब कुमारियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू से कृष्णनंदा से विरासत में लिए थे। अब कृष्णनंदा जो भी किया करते थे, ऐसे होली ये सब आने पे कुछ गीत गवाना या जनेऊ पूजे के लिए सबको बुलाना, कुमारियों के लिए जनेऊ जब भी बदला जाता था सबको बुलाना, रामलीला के लिए अपना एक क्वार्टर दे देना, ये सब किया करते थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजन पर होने वाले खर्च और इन आयोजन में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। अब जो भी आयोजन में खर्च होता था या फिर अब शोर तो होगा ही, गीत वीत होता था तो ये सब उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा। अब जो भी शोर हुआ करता था या फिर जो भी खर्च होते थे ये सब उनके पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आते थे। बदतर यही है इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया। मतलब पहले ये सब हुआ करते थे लेकिन अब ऐसा कुछ रहा नहीं है समाज में। यशोदा जी चाहते कि उनके समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोदा जी चाहते थे कि हमारे समाज में एक अच्छा पद हमें मिले, लेकिन अब समाज ही नहीं है तो ये सब पद मिलेगा कैसे। यशोदा जी कहते कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बातें में मुझसे सलाह ले जिस तरह मैं कृष्णनंदा से लिया करते थे। यशोदा जी सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी हम मेरा आदर करें, हमारे हर बात में मुझसे सलाह ले, जैसे मैं कृष्णनंदा से हर बात में लिया करता था, जो भी उनको समझ में नहीं आता वो कृष्णनंदा से जाके पूछा करते थे, वैसे ही सोचते कि हमारे बच्चे भी हमसे आके पूछें। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। यशोधर बाबू ये नहीं सोचते कि अब वो मेरे से सलाह ले रहे तो वही काम करें, लेकिन एक बार पूछ तो ले। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। उनका बस इतना ही सीखा, तो कोई पूछता ही नहीं, जो मन में आता वो करता है। लेकिन ठीक है वो मेरी बात नहीं माने, लेकिन एक बार पूछना तो चाहिए। तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मतलब वो बोलते कि ठीक है मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तुम ज़्यादा पढ़े हो, लेकिन हम लोग तो एक्सपीरियंस किए हैं उस चीज़ को, मानो ना मानो झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो। मतलब ठीक है तुम मन से नहीं पूछो, लेकिन एक बार ऐसे ही पूछ लो ताकि अम्मी को अच्छा लगे। बच्चे यही उत्तर देते, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। वो बोलते कि बब्बा आप भी क्या हद करते हैं, जो आपको पता ही नहीं तो फिर आपसे उसके बारे में सलाह क्यों लें हम। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS स्प्रिंट से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें। अब प्रवचन सुन लिया, अब उसके बाद वो सब्जी मंडी जाते हैं तो अब वो सोचते कि हम अगर हमारे बेटे बोलते हैं कि ठीक है पापा अब आराम करो, दूध लाना, राशन लाना, दवा लाना, बाजार से दाल सब्जी जो भी सब्जी उब्जी लाना सब हम ले आएंगे, कोयला वोयला, लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं उनके बेटे ने। अब हम कर दिया एक आध बार बेटे ने खुद उन्होंने ही कहा, तब एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कुहर मचा कि लड़कों ने एक दूसरे
को इतना ज़्यादा बुरा भला कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। अब बोलते हैं कि हमारे बच्चे को जब उन लोग तो बोला नहीं करते थे, जब हम बोले तो अपने में ही बहस करने लगे, झगड़ा करने लगे, तो इसलिए हम बोलना ही छोड़ दिए। इससे अच्छा झगड़ा ही नहीं होगा। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रखते हैं। अब वो नौकरी करने लगा है तो हमेशा बोलता है कि आप ये सब काम के लिए एक नौकर रख लें, ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाओ बेटा, नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। अब वो कमाता है तो बोलता है कि जो भी पैसा होगा वो मैं दे दूंगा, आप मत दीजिए। यशोधर बाबू को यही संभव इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन हाथ में नहीं रखे। यह सही है, वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता है, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। यशोधर बाबू को यह भी अच्छा नहीं लगता है कि उनका बेटा कभी उनके अपना वेतन हाथ में दिया ही नहीं है। ठीक है, वेतन हाथ में नहीं दे क्योंकि अकाउंट डायरेक्ट बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है, पैसा बैंक में ही आता है, लेकिन जॉइंट अकाउंट तो बना सकता था। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो ठीक है, मन नहीं था नहीं बोलता, लेकिन एक बार बोल ही देता, मन ही को संतुष्ट मिल जाता। तीसरे बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपसे नहीं जो आप नुक्ताचीनी करें। वो हर बात में बोलता था कि हम ये अपने पैसे से कर रहे हैं, हम आपके पैसे थोड़ी ना मांग रहे हैं जो आप इसमें बहस किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया। अब ये सब करते करते जो भी उनका बेटा था वो क्वार्टर भी अपना समझने लगे हैं। अपना वेतन अपने ढंग से वो इस घर पर खर्च कर रहे हैं। अब जो भी उनको वेतन मिलता है वो अपने ढंग से इस घर पर खर्च किए जा रहे हैं। कभी अपना बना लिया, अपना वेतन अपने ढंग से घर पर खर्च किए जा रहे हैं। कभी कारपेट बिछा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहे हैं, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डबल पाँव वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह? और ऐसा भी नहीं कहता है कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया हूँ। ये सब ठीक है मंगवा रहे, लेकिन ये भी नहीं कहा कि मैंने आपके लिए टीवी मंगवा लिया। कहता है कि मेरा टीवी है, समझे, और इसे कोई छूना मत। क्वार्टर ही उसका हो गया, मतलब जितने सामान है सब उसी का हो गया, कुछ भी छूने ही नहीं देता है। यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। अब वही घरवाली भी बोलती होगी तो समझाते हैं कि अब इनका नौकर भी रहेगा तो इन्हीं का होगा, हमारे लिए तो कुछ करेगा नहीं। काम सब अपने हाथ से ही ठीक होते हैं, मतलब जो भी काम है वो अपने हाथ से करो तो ही ठीक होते हैं। नौकर को सौंपा तो कारोबार चौपट हो जाएगा, मतलब वो कुछ करेंगे कुछ नहीं भी करेंगे। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। तो सुनती है, कुछ अनसुना भी कर देते हैं, लेकिन पहले की तरह वो चिढ़ती नहीं क्योंकि उनको भी पता है कि हाँ ये सब सच है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से फटे हुए लानों को पार करके सक्वायर के उस कोने में पहुंचे जिनसे 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए हैं। मतलब सारा क्वार्टर उस एरिया का टूट चुका है, लेकिन 3 क्वार्टर अब भी है, वही पुराना क्वार्टर है। उन 3 में से कुल 1 को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए हैं। अब तीनों में से एक में यशोधर बाबू रहा करते हैं। बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा है वाई डी पंत। बाहर उस गेट के बाहर सबका नाम लिखा रहता है, वही लिखा हुआ है वाई डी पंत। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाई डी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। अब क्वार्टर में गए तो उनको लगा ये हमारा ही क्वार्टर है, कहीं और पहुंच गए सोचते सोचते। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगे रोशनियाँ जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया। अब सोच रहे थे कि पूरा घर सजा हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मोटर बाइक है, भाई ये हमारा ही क्वार्टर है, कोई और क्वार्टर है। तो फिर उनको अपना बेटा भूषण दिख जाता है, उनके बड़े बेटा का नाम भूषण है, जिसने कार में बैठा हुआ कोई साहब से मिल रहा था और कह रहा था गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। अब वो बोलते भूषण दिख गया तो अब कार में बातें करते हुए सुनते हैं, जो भी कार में जा रहे थे वो बोलते हैं कि हमारे तरफ से अपने पिता को भी मुबारकबाद दीजिएगा। तो यशोधर बाबू ठिठक गए। अब इस तरफ सोचने लगे क्या है, थोड़ा सा डर गए। उन्होंने अपने से पूछा क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा है। अब सोचते हैं क्या ऐसा क्या हो रहा है मेरे क्वार्टर में, क्यों इतना सजा धजा लोग आए हुए हैं। उनका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे या लौंडे इनकी माँ है यही जाने। अब सोचते हैं कि जो भी हमारे बच्चे लोग कर रहे हैं ये जो क्या सोचते हैं क्या करते हैं, हमसे तो कभी पूछा नहीं करते।
अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनके बेटे भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन और वगैरह भागा टॉप पहने। अब यशोधर बाबू फिर बरामदे में उनकी नज़र जाती है तो देखते हैं पत्नी और उनकी बेटी है कुछ से बातें कर रही, उनको विदा कर रही है और उनके बेटे जीन्स और बगैर भागा टॉप पहने हुए। यशोधर बाबू इससे कई मरतबा कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। अब यशोधर बाबू को ये अच्छी नहीं लगती है उनकी बेटी जीन्स और ऐसा टॉप पहने, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। कहती है वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहुत, तुम्हारे कहने पर समझे मेरी बेटी वह करेगी जो दुनिया कर रही है। अब ये तो मना करते लेकिन उनकी पत्नी है वो भी इसी की तरफदारी करती है, बोलती है पल्लू वल्लू मैंने कर लिए तुम्हारे कहने पर, लेकिन हमारी बेटी ये सब नहीं करेगी, दुनिया जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। पुत्री का पक्ष लेने वाली ये पत्नी इस समय ओठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कही यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होता है। अब यशोधर बाबू को ये भी नहीं अच्छा लगता है कि बालों में गुलाब गुलाब लगाए, लिपस्टिक लगाए, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता, तो वही बोल रहे हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देख के यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। अब इतने सारे लोग आए हुए थे तो वो उनको थोड़ा साइड में ही खड़े रहे, सोचे जाएंगे देखते हैं। सोच रहे थे उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलसीडी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। जब कार ये सब चले गए तो सोचते कि अब चलते हैं, अंदर जाना तो पड़ेगा ही। भीतर अभी पार्टी चल रही थी, भीतर अभी भी बहुत लोग थे, पार्टी वार्टी चल रहे थे। उनके पुत्र पुत्रियाँ की कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बेटे बेटी के कुछ दोस्त भी आए हुए थे, कुछ रिश्तेदार भी थे। उनके बड़े बेटे से झिझकी से सुनाई बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे हैं। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मिली हंसी हंसती। अब यशोधर बाबू पूछते अपने बेटे से कि हम लोग के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? हमारे घर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। जब से तुम्हारा बेटा 15,000 माहवार कमाने लगा तब से यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की जो इसी साल SS पास हुआ है। दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू का भांजा भी आया हुआ था। वो पीछे से बोलता है कि जब से तुम्हारे बेटे ने 1,500 कमाना शुरू कर दिया तब से। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। यशोधर बाबू को अपने बेटे से मतलब बहुत सारी शिकायत थी कि हमारा बेटा ये नहीं करता वो नहीं करता, लेकिन उनको एक तरह से ये भी अच्छा लगता है कि हमारा बेटा इतना कमाता है तो हम लोग ईर्ष्या करते हैं। मतलब लोग सोचते हैं कि इनका बेटा इतना कमाता है इतना करता है। भले उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अनाउंस एंड तुम्हारा अदर फक्स पा लेना कोई मामूली बात नहीं है। वो बोलते हैं कि हमारे बेटे को 1,500 मिलती है, हमें तो रिटायर होने पे इतनी मिलती है और इसको अभी इतनी मिल रही है, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि कुछ अनुचित है, बट उनको अच्छा भी लगता है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं इसकी क्या ज़रूरत है। मतलब जो भी खरीदते थे तो उनको बोलते थे सब क्या ज़रूरत है इसकी, मुझे तो कुछ समझ में आते। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती थी, कभी कभी खुश भी होते थे कि हमारे बेटे इतने कमा रहे हैं, कितनी चीज़ें खरीद रहे हैं। इस चीज़ें के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चित ही गलत मार्गों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। अब ये सब आते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे बड़ा आदमी है, इतना पैसा है, इतना कर रहा है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। तथापि वह जानते हैं कि गैस ना होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान में लिए जाते हैं। अब जब उनके बेटों ने गैस और चूल्हा लाया तो यशोधर बाबू को भी अच्छा नहीं लगा, उसका विरोध करते थे, बट उनको एक तरह से अच्छा भी लगता कि अगर हमारे घर चूल्हा नहीं रहेगा तो हम लोग चपरासी की श्रेणी में आएंगे। मतलब चपरासी के घर कोयला रहा करता था, गैस चूल्हा नहीं रहा करता था उस समय। इस तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरे समझ में आज तक नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या, मतलब फ्रिज का फ़ायदा आज तक उनको नहीं समझा कि फ्रिज लाने से क्या हुआ। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी और यह ठहरा इसी काम का ही। सुबह का बना रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे
मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। उनसे शिकायत तो रहती है कि सब क्या बासी खाना रख के शाम को खाओ, अरे पानी भी पीने से सर्दी खांसी हो जाती है सब उनको। लेकिन एक तरह संतुष्ट होते थे कि जब घर पे मेहमान आते थे वो पानी पीते हैं तो उनको अच्छा लगता है। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी को यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपने विवाह की कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया, वगैरह किसी खास धूमधाम के उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाइयाँ, 4 तरह के नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब कुछ मौजूद है। अब उनको ये सब अच्छा नहीं लगता कि क्या ये भी सिल्वर वेडिंग मनाए जा रहे हैं, पार्टी किए जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक तरह संतुष्ट होते हैं कि इस यशोधर बाबू का जन्मदिन कभी नहीं मना, वो भी अपनी शादी में वो जब कर्जा लेके किए। तो ये सोचते कि हमारे जब सिल्वर वेडिंग हो रही है 25वीं सालगिरह में, कितने धूमधाम से केक आ रहे हैं, 4 तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, सब लोग आए हुए हैं। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उससे 25 साल पूरे हो गए हैं। अब गिरीश बोलता है कि मैं सुबह में ही बैठा तो मुझे याद आया अचानक से, और फिर मैंने जोड़ा तो देखा कि 25 साल पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। दफ्तर में मैंने फ़ोन किया था आपको लेकिन फ़ोन ही ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया, भूषण ने कहा शाम को आ जाए पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। अब वो बोलते हैं कि इसी बहाने बॉस भी मिल लेंगे। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। अब गिरीश जो यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर, और इसकी सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्नशाला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। अब उनको यह जो भी जॉब वॉब करता है उससे उनको लगता है कि ये बहुत अमीर आदमी है उनका साला। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। उनको लगता है कि मेरे साले ही जो है हमारे बेटे को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, ज़िंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। अब पत्नी के सामने ये बोला करते तो उनकी पत्नी भड़क जाती है, गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी बना दी है। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया उनकी ओर वाईडी पंथ होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर सम हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर चंद ये जताने की कोशिश की भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी थे तथापि बिलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। अब भूषण जो है वो अपने मित्र सहयोगी से अपने पिता का परिचय करवाने लगा तो वो भी हाथ मिलाते हुए थैंक यू बोल के मतलब वो भी ये जता दिया कि मुझे भी पुराने रीति रिवाज के अलावा ये सब भी आते हैं। कृष्णदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक बात ठहरी लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। मतलब सब कुछ सीखना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन जो हमारी परंपरा है वही वो सब भी छोड़ना नहीं चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है या नहीं भूलना चाहिए। मतलब टाई सूट भी पहनना आना चाहिए, सब करने आना चाहिए, लेकिन अपना जो पोशाक है वो भी नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली थोड़ा शर्माई लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटे उन्हें लगभग खींच कर ले गए। यशोधर बाबू ने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। बोलते कि सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी अनबनी किंतु संतोष छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। अब सब लोग बोले कि अब एक दूसरे को केक खिलाया जाए, लेकिन पत्नी ने खा लिया, यशोधर बाबू को इनकार कर दिया, बोले नहीं खाएंगे। उनका कहना था कि केक मैं खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। और सब लोगों ने उन्हें बोला कि आप कुछ महीने मांसाहारी खाते थे तो एक केक का टुकड़ा खाने में क्या हो जाएगा। लेकिन वो बोलते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि ठीक है आप लड्डू ही खा लीजिए। लेकिन भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इससे के लिए भी राजी नहीं हुए। भूषण के जो एक मित्र है वो लड्डू उठाकर उनको खिलाने में लगे, लेकिन यशोधर बाबू से भी मना कर दिया। उनका कहना है कि मैंने अभी संध्या नहीं की है। अगर भूषण सुझलाकर कहा तो बाबा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। तो थोड़ा गुस्सा में बोलता है कि पहले जाके कर लीजिए संध्या।
तो यशोधर बाबू बोलते नहीं नहीं, आप लोग ये सब करिए, फॉर्मेलिटी मत निभाइए, आप लोग खाइए। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही समय लगाए। इतने ज़्यादातर मेहमान उठकर चले गए थे। उनकी पत्नी उनके बच्चे बार बार आकर झाँकते कि जल्दी मेहमान जा रहे हैं, अभी तक इनकी पूजा क्यों नहीं ख़त्म हुई। शाम की 15 मिनट की पूजा को उन्होंने कम से कम 25 मिनट खींच कर लगा दिया था। जब बैठक में मेहमानों की आवाज़ आती सुनाई दी तब यशोधर बाबू प्रशासन साधन वो ध्यान लगाने बैठ गए। वो चाहते कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें कृष्णनंदा दिखाई दे रहे थे। अब वो सोच रहे थे अब जब मैं ध्यान लगा रहा हूँ तो एक प्रकाश का बिंदु दिखाई दे, लेकिन उनको हमेशा कृष्णनंदा ही दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू कृष्णनंदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। अब यशोधर बाबू कृष्णनंदा से पूछ रहे कि आप कैसे मर गए थे। कृष्णनंदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ से मरते हैं, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते हुए जो हुआ से ही। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। तो बोलते हैं कि हम लोग ठीक है, सब लोग साथ में रहते हैं, लेकिन आखिरी में तो हम लोग सब अकेले ही हो जाते हैं, अपना कोई रहता नहीं है, सब सिर्फ अपना नियम ही अपना रहा है। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण की। इस कृष्णनंदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। अब वो कृष्णनंदा का ही हमेशा उन्हीं से सलाह लिया करते थे, तो वह ध्यान लगाकर उनसे ही बातें कर रहे थे और उनसे और भी बातें सोचे कि करने के लिए। इस रविवार कृष्णनंदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर ना पिया जाए वो चाय कैसे। चाय सुरखते हुए कृष्णनंदा प्रवचन करते और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। मतलब वो पहले भी जब कृष्णनंदा उनके घर आया करते थे तो चाय पीते थे और कुछ बातें पे बहस किया करते थे, बातें किया करते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि कृष्णनंदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे, बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ कर रहे इस विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन कृष्णनंदा तो वही अकेलेपन का खडगार अलापने पर आमद से मालूम होते हैं। कैसे भी कहा कि बच्चे ये सब माया ठहरी, और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वो अभी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। मतलब वो बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, ये जो आज भूषण इतना उछल रहा है वो भी एक तुम्हारी तरह तुम्हारे ही स्थिति में कभी वो आएगा। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनके घर वाले उन्हें झिड़कते हुए आ पहुँचे कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे। उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं और कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। अस्वस्थ होने पर कि कभी सभी रिश्तेदारी हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठकर चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें कृष्णनंदा से विरासत मिली और उनके बच्चे इससे सख्त खिलाफ थे। अब वो कृष्णनंदा भी वो वैसे पहना करते थे तो उन्हें भी आदत थी पहनने के लिए, लेकिन उनके बच्चे को ये सब अच्छा नहीं लगता था। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू मुस्कुराकर अपनी बेटी से कहा, अब गोया गमछा पहन कर रखा जा सकता है। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप गमछा पहनकर बैठक में जाएं। बब्बा यू आर द लिमिट, मतलब एक लिमिट में रहिए बब्बा, ये थोड़ी ना अच्छा थोड़ी ना लगता है कि लोग नहीं है तो आप गमछा में रहेंगे। बेटी हमें जिससे सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें सज नहीं आती। बोलते कि हमें जिसमें अच्छा लगेगा वही करेंगे ना। अब तुम जीन्स पहन के तुम्हें अच्छा लगता था, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे हुए कुछ पैकेटों पर ही बोले, यह कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। यशोधर बाबू को गिफ्ट दिखता है तो बोलते हैं, अरे ये किसी का लग रहा है कोई भूले जा रहा है। तो भूषण उनका बेटा बोलता है कि अरे ये आपके लिए प्रेजेंट है, इसको खोल कर तो देखिए इस उम्र में क्या हो रहा है। प्रेजेंट तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसे वो बोलते कि क्या है इस उम्र में प्रेजेंट गिफ्ट विफ्ट, तुम ही इस्तेमाल करो, तुम ही देखो क्या है। उसे सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। अब भूषण उसमें से एक बड़ा पैकेट उठाकर अपने बब्बा को देता, बोलता इसे रख लीजिए, ये मैं आपके लिए अपनी तरफ से लाया हूँ, ड्रेसिंग गाउन है। अब सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। अब दूध लेने सुबह सुबह जाते हैं, फटा हुआ ही पहन के चले जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं ले आया हूँ, आज इसे पहन के जाया करिए, अब इसे पहन लीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नान कुछ करने के बाद यशोदा जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का साइज कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। और वो पहनने के बाद बोलते, अच्छा ऐसा है ड्रेसिंग गाउन।
उन्होंने कहा। उनकी आंखों की ओर जरा सी नमी चमक गई। वो बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा वो उदास भी हो जाते हैं। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वो यह भी तो कह सकता है कि दूध मैं लाया करूँगा। इस गाउन को पहनकर उनके अंगों पर वह कृष्णा उतर आए हैं जिनकी मौत हुआ होगा से हुई। और वो बोलते कि मेरे बेटे ने ऐसा तो मुझसे कहा नहीं कि आप रहने दीजिए, दूध में ले आऊँगा। आप इसे पहनकर एकदम कृष्णा की तरह लगते हैं। तो अब यहाँ तक हमारा स्टोरी ख़त्म हो चुका है। ऐसे ये परंपरा के बीच में बताई गई है और फिर इस पर हमारे CBSE के आधार पर MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम लोग इसका कुछ MCQ क्वेश्चन भी देख लेंगे अगले वीडियो में। वेट करिए, अच्छा लगे तो लाइक्स करें एंड थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए। कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ओके देन, थैंक यू।